नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सवाल इंडिया का इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोरोना के बढ़ते हुए मामलों की। देश में लगातार जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस दौरान कोविड टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग के साथ साथ कोरोना नियमों के पालन का प्रसार बढ़ाने पर बात हुई। लब्बो-लुआब इस पूरी मीटिंग का ये निकला कि हमें सतर्क रहना है, लेकिन बेवजह डरना नहीं है। आपको बता दें कि देश में पिछले 24 घंटे में 6000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना के, और ऐसा 6 महीने बाद हुआ है। 13 मरीजों की मौत भी हुई है। रोजाना संक्रमण दर बढ़कर 3.39% हो गया है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 800 से ज्यादा नए केस मिले और पॉजिटिविटी रेट 14% है। वहीं राजधानी दिल्ली में 24 घंटे के दौरान 606 नए मामले सामने आए और पॉजिटिविटी रेट 16.9% दर्ज किया गया। कोविड की स्थिति को देखते हुए 10 और 11 अप्रैल को पूरे देश में मॉक ड्रिल भी होगी। तो आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जो बैठक की है राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ, उस बैठक में क्या कुछ निकला, हमारे सहयोगी परिमल कुमार उस बैठक पर उन्होंने नजर बनाए हुए थी। सीधा हम उन्हीं का रुख करते हैं। परिमल, आज जो बैठक हुई है, क्या कुछ उसमें निकल कर आया? किस तरह की तैयारियां सरकार अपने स्तर पर एहतियातन करने वाली है? देखिए, 5-6 चीज़ें बहुत अहम है। पहली चीज़ तो ये कि फिलहाल चिंता जैसी कोई बात नहीं है। जो ओमिक्रॉन का सब लिनिएज है XBB.1.16, इससे ना तो ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन में वृद्धि हो रही है और ना ही मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो चिंता जैसी कोई बात नहीं है, ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, और कहा कि अनावश्यक लोगों में डर का माहौल ना बने, इस बात का ख्याल रखा जाए। दूसरी नंबर चीज़ ये कि कई राज्यों को ये कहा गया है कि टेस्टिंग वो पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहे हैं, जिससे जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हो पा रही उस तरीके से कि किसी नए वेरिएंट की पहचान की जा सके। तो इसमें 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में खासतौर पर जिक्र किया गया, जहां पर टेस्टिंग को बढ़ाने की ज़रूरत है और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल भेजने की ज़रूरत है, यानी पर्याप्त मात्रा में राज्य टेस्टिंग करें। तीसरी नंबर चीज़ ये कि ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, और सारी के जो मरीज हैं उनका अगर हॉट स्पॉट किसी इलाके में बन रहा है, किसी राज्य में, किसी ज़िले में बन रहा है, तो उसकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। पाँचवीं नंबर चीज़ ये कि जो XBB.1.16 है वो अब 36% के आसपास पहुंचा है मार्च में, जो फरवरी में वो करीब उसकी मौजूदगी करीब 26-27% के आसपास थी। तो ये लगातार बढ़ रहा है। छठी नंबर चीज़ ये कि हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के पॉइंट ऑफ व्यू से राज्य समीक्षा बैठक करें। जो 10 और 11 अप्रैल को जो मॉक ड्रिल होना है अस्पतालों में, उसको लेकर पहले से ये सुनिश्चित करने की कोशिश करें कि अस्पताल प्रबंधन या अस्पताल की स्थिति इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कैसी है। तो इन तमाम चीज़ों पे चर्चा हुई है और ये कोशिश ये की गई है कि क्योंकि वायरस आकार प्रकार व्यवहार वायरस के लिए बदलना बहुत आम बात है, वो हमेशा बदलता रहता है। तो इसके लिए हम आशंकाओं के बीच कितनी तैयारी रख पाएं, उसके मद्देनजर ये बैठक बहुत अहम मानी जा सकती है। और जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, मामलों को लेकर जो जानकार है जया, वो ये कहते हैं कि मामलों पे ज़्यादा विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वायरस जब है तो कभी उतार चढ़ाव आता रहेगा। लेकिन सबसे अहम हो जाता है यहाँ पर ये देखना कि कहीं हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं बढ़ रहा है, कहीं पे डेथ तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन उसमें उस तरीके की वृद्धि फिलहाल नहीं देखी गई है। ये अच्छी बात है, लेकिन फिर भी तैयारी रखनी है। बिल्कुल, तैयारियां यहाँ जोर शोर से की जा रही है। 10 और 11 अप्रैल को पूरे देश में मॉक ड्रिल भी की जाएगी। अस्पतालों में खुद स्वास्थ्य मंत्री जाएंगे, अस्पतालों का दौरा करेंगे। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया परिमल, इस पूरी जानकारी के लिए। और यहाँ पर अब एक्सपर्ट्स की क्या राय है? जिस तरह कोरोना के मामले ये बढ़ रहे हैं, हालांकि जिस तरह से परिमल ने बताया, बहुत चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अशोक सेठ, जो कि चेयरमैन है फोर्टिस एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। साथ ही यहाँ पर डॉक्टर शेखर सी मांडे, वो पूर्व DG हैं CSIR, वो भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के लिए हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ डॉक्टर शेखर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि किस तरह की नीतियां सरकार अब बना रही है, कोविड टास्क फोर्स में कैसे काम होता है, आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं। जो अभी मौजूदा स्थिति इस वक्त कोरोना की बनी हुई है, 13% मामलों में उछाल आया है, ऐसे में क्या घबराने डरने की या क्या जरूरत तो नहीं है, लेकिन जो तैयारियों के लिहाज से देखा जाए तो किस तरह की तैयारियां होनी चाहिए अभी? ये परिमल ने अभी थोड़ी देर पहले काफी सही कहा जी कि सरकार की नीति ये है कि लोगों में कोई घबराहट फैलाने की जरूरत नहीं है। ये कोविड का नया वेरिएंट है XBB.1.16, जिसे हम लोग कहते हैं। ये ओमिक्रॉन का सब लिनिएज है।
और जैसे कि हम लोगों से शुरुआत से ही पता है कि जो अलग अलग लहरें जो आई थी, कि पहले एक बहुत बड़ा वेरिएंट आया था जिसको D614G कहते थे हम लोग। वो सबसे पहले जो वेरिएंट हमारे सामने में उभर कर आया था 2020 में। उसके बाद में अल्फा, फिर हमारे देश में बहुत गंभीर डेल्टा की एक लहर आई थी। उसके बाद में पिछले साल हम लोगों ने देखा ओमिक्रॉन आया। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे इसकी जो तीव्रता जो है नए वेरिएंट्स की, एटलीस्ट हमारे देश में वो कम हुई है। ज्यादातर ये पाया गया है कि हॉस्पिटलाइजेशंस और मौतें जो है वो काफी हद तक घटी है नए वेरिएंट्स में। और ये हम लोग मानते हैं कि XBB 1.16 में भी हॉस्पिटलाइजेशन और मौतें जो है बहुत कम होगी इससे भी। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है जी। लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। जैसे मास्क पहनना बहुत जरूरी है। बहुत भीड़ वाले इलाकों में ना जाए तो ज्यादा अच्छा है। बहुत भीड़ ना करे। घर में भी अगर वेंटिलेशन अच्छा रखे, घर में दफ्तरों में वेंटिलेशन अगर अच्छा रखे, तो इन चीजों का अगर हम लोग ख्याल करें तो मैं समझता हूं कि ये लहर इतनी ज्यादा बड़ी तरह से नहीं फैलेगी जैसी हम लोग डेल्टा या ओमिक्रॉन के जैसे देखा। जी जी। डॉक्टर अशोक सेठ भी हमारे साथ है। डॉक्टर अशोक, जो मौजूदा स्थिति है, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले भी एक लहर एक वक्त में आई थी जब काफी तेजी से फैला था, अब जो वेरिएंट इस वक्त मौजूद है, क्या ऐसे में अभी मास्क को अनिवार्य करने की वो स्थिति आ गई है? मास्क अनिवार्य कर देना चाहिए या अभी लोगों की स्वेच्छा पे उसको छोड़ देना चाहिए? देखिए, मैं इस चीज को दो तरीके से पेश करूंगा। एक तरफ हमने कहा है कि ये पैनिक की सिचुएशन नहीं है बट प्रिकॉशन की सिचुएशन है, पर दूसरी तरफ कैजुअलनेस की भी सिचुएशन नहीं है, कॉशन की सिचुएशन है जी। और हमें समझने की सबसे अहमियत बात यह है कि चाहे हम कहें हॉस्पिटलाइजेशंस नहीं हो रही, चाहे हम कहें कि जी इसमें बहुत सीरियस इलनेसेस नहीं होती है, बट कुछ ऐसे वर्ग हैं जिसमें अभी भी सीरियस इलनेसेस हो सकती है। ये तो अच्छी बात है कि हमारी इम्यूनाइजेशन हुई है, ये अच्छी बात है कि हमारी हाइब्रिड इम्यूनिटी है, क्योंकि डेल्टा के टाइम पे और ओमिक्रॉन के टाइम पे काफी लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है, तो हमारी ड्यूल इम्यूनिटी हमें काफी लोगों को बचाएगी। बट एक ऐसे वर्ग है जैसे कि एल्डरलीज, ऐसे वर्ग है जो इम्यूनोसप्रेस्ड, जो ऐसे वर्ग है जिनको हार्ट या लंग्स या डायबिटीज या अदर बीमारियां हैं, ऐसे वर्ग है जिनको कैंसर है, वो हमेशा उनको ज्यादा सतर्क रहना चाहिए कि उनके लिए हो सकता है कि माइल्ड इलनेस ना हो। तो इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आप पूछती हैं कि क्या हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को वापस लाएं एज अ मैंडेट? जी। हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें समझना है कि कोविड हमारे बीच में है और कई सालों तक रहेगा। तो अगर हमने अच्छी बातें सीखी हैं, जिस तरह की हैंड वॉशिंग करना, हाथ की सफाई करना, वो तो हमारा एक इंटीग्रल पार्ट ही बन गया। जहां तक मास्क की बात आई, क्या ये मैंडेट होना चाहिए या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? बिल्कुल। 3 साल से हमने देखा है, हमने हर वर्ग के आदमी ने, पॉपुलेशन ने एक्सपीरियंस किया है कोविड को। तो इसलिए हमारी समझ होनी चाहिए कि हमें कोविड से बचने के लिए मास्किंग खुद ही हमारी हैबिट होनी चाहिए। बिल्कुल। फोर्स करने से मास्किंग नहीं आएगी। लोग इनफैक्ट मास्किंग ऐसे छोड़ दिए हैं जैसे कि कोविड है ही नहीं। और मैं कहता हूं कि कोविड चारों तरफ है, इसलिए एटलीस्ट अपने को बचाना, स्पेशली इन कंजेस्टेड प्लेसेस, दूसरों को बचाना, अगर हमें कोई खांसी जुकाम सर्दी हो, हमारे एल्डरलीज को घर में बचाना, जो कि एक्चुअली सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं, वो हमारा कर्तव्य है और हर नागरिक को इसका ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। और डॉक्टर अशोक, यहाँ पर ये भी है हमारी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मास और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ये सिर्फ कोरोना से बचाव नहीं करता, बल्कि इन्फ्लुएंजा, पॉल्यूशन और तमाम तरीके की जो बीमारियां, उससे भी एक बहुत बड़ा बचाव हो जाता है। डॉक्टर शेखर, यहाँ आपसे समझना चाह रहे हैं कि क्या जो मौजूदा वेरिएंट है उस पर टीका जो है वो असरदार है? जो कि ये मौजूदा वेरिएंट ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, हम इसे कह सकते हैं कि यह वैक्सीन ब्रेक थ्रू वेरिएंट है। तो इसलिए टीके का एक बहुत बड़ा फायदा यह हुआ है जनता में कि टीका लगाने के बाद जिन लोगों ने 2 टीके लगा चुके हैं और जिन लोगों ने बूस्टर भी लिया है, उनकी हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम हुई है। ये हम लोगों ने ओमिक्रॉन का जब लहर आया था अक्टूबर-नवंबर में, उस वक्त भी ये पाया गया था कि हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम हुई थी जिन लोगों ने टीका लगाया है। और उसी तरह इसका भी असर जारी रहेगा। मैं समझता हूं कि टीके का असर अभी भी जारी रहेगा, कि हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगी। लेकिन जो कि ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, हम इसे वैक्सीन ब्रेक थ्रू वेरिएंट कह सकते हैं वैसे। जी। तो डॉक्टर अशोक, तो जिन लोगों ने अभी बूस्टर नहीं लगवाया तो उनको लगवा लेना चाहिए? एब्सोल्युटली।
प्रिकॉशनरी डोज तो लेनी ही चाहिए। इनफैक्ट हमें चाहे ये ओमिक्रॉन के सब लीनेजेस हैं, उतनी प्रोटेक्शन न दे, बट हमारी हाइब्रिड इम्यूनिटी को सप्लीमेंट जरूर करेंगे। और ये भी बता दूं कि वही एक तरीका है सीरियस इन्फेक्शन से बचने का। तो प्रिकॉशनरी डोज तो लग ही जानी चाहिए हर एक को। एक बात कहूंगा, और ये अगेन प्रिकॉशन की बात कहूंगा, हम इस कैजुअलनेस में न रहें क्योंकि माइल्ड इन्फेक्शन हो जाएगा हम ठीक हो जाएंगे। हमने अनफॉर्चुनेटली ओमिक्रॉन में देखा है, कोविड में देखा है कि उसके बाद भी चाहे माइल्ड इन्फेक्शन हो, हार्ट डिजीज या लंग की प्रॉब्लम कई महीनों तक चलती रहती है। पोस्ट कोविड सिंड्रोम एक रियलिटी है। तो हर माइल्ड इन्फेक्शन इनॉक्वस इन्फेक्शन नहीं होता, और हमें स्टिल अभी भी कोविड से बचना चाहिए। ये नहीं सोचना कि चाहिए चलिए माइल्ड फ्लू लाइक इलनेस हो जाएगी तो इसलिए हम कोई प्रिकॉशन न ले। पैनिक नहीं है, बट हमें उसका भी सोचना है कि माइल्ड इन्फेक्शंस के साथ भी हार्ट डिजीज बढ़ती है, हार्ट अटैक्स बढ़ते हैं, और ओवर अप टू अ ईयर पोस्ट कोविड सिंड्रोम चलते रहते हैं। और कई लोगों को दिमाग की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम कुछ ना कुछ तरीके से चलती रहती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हमें प्रिकॉशंस कंटिन्यूड रहने चाहिए। जी डॉक्टर शेखर, यहाँ ये भी समझना चाहेंगे, जैसे कि हमारे सहयोगी परिमल बता रहे थे कि टेस्टिंग को बढ़ाए जाने पर बात हुई। आज जो बैठक हुई है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक ली है तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ। क्या लग रहा है कि टेस्टिंग फिलहाल कम हो रही है, और साथ ही जो जीनोम सीक्वेंसिंग है वो भी बढ़ाई जानी चाहिए? बिल्कुल बढ़नी चाहिए। आज जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत कम तरीके से, और इंसाकॉक का ये जो है, मैं समझता नहीं हूं कि जितना होना चाहिए उतना आज है। और इसको बढ़ाने से फायदे तो कई अलग अलग तरीके के हैं। टेस्टिंग का फायदा यह है कि कई सारे सिम्टम्स जैसे एक जैसे जब हमें लगते हैं कि कोविड के और इन्फ्लुएंजा के एक जैसे सिम्टम्स होते हैं, तो टेस्टिंग से ये भी पता चलता है कि हमारा इन्फ्लुएंजा है या कोविड है, जो कुछ है जी। ये, और डॉक्टर ही बता पाएंगे हमें कि कैसा होता है ये, कि इन्फ्लुएंजा और कोविड में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन टेस्टिंग जरूर करनी चाहिए। लेकिन साथ ही में हर राज्य में जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। वो इसलिए क्योंकि आज हम लोग कह रहे हैं कि ये XBB 1.16 है, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई नया वेरिएंट हमारे सामने में आया हो और वो बहुत तेजी से फैल रहा हो, और उसको एक जगह रोकने के लिए अगर जीनोम सीक्वेंसिंग करे तो हम लोग पहले से ही एक ऐसी रणनीति बना सकते हैं जिससे हम लोग उस वेरिएंट को एक जगह सीमित कर पाए। जी, तो अभी जो वेरिएंट है, फिलहाल मौजूदा वेरिएंट जो है, वो क्या ज्यादा संक्रामक आपको लगता है, ज्यादा संक्रामक है? ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट है, इसलिए ये पहले डेल्टा बीटा से तो ज्यादा संक्रामक है ही। लेकिन पूरी तरह से इसके ऊपर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अभ्यास होना चाहिए वो अभी हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग समझते हैं कि ये डेल्टा से ज्यादा संक्रामक है। जी जी डॉक्टर अशोक, जैसा कि आपने भी जिक्र किया यहाँ पर, कई बार कोरोना होता है, उसके बाद का जो इम्पैक्ट है, कई जैसे हार्ट डिजीज भी और ये सब चीजें देखने को मिली है, और भी कई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हुआ है। एक वक्त ऐसा भी आया था, शायद उस पर अब रिसर्च भी चल रही है, एक रिपोर्ट भी सामने आने वाली है कि वैक्सीन ली है, कई लोगों को कोरोना हुआ और उसके बाद हार्ट स्ट्रोक के केसेस काफी बढ़े। क्या कोई उससे लेन देन माना जाए कि भाई उससे उसका कोई इम्पैक्ट रहा है वैक्सीन का? ये सवाल भी उठते रहे हैं, ताकि ये हम जागरूक कर सकें कि इससे खतरा नहीं है, लोग आके बढ़ चढ़कर जो है वैक्सीन लगवाएं। इस बारे में आप थोड़ा और क्लैरिफाई करें, हमारी जो दर्शक है वो आपको सुन रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका क्वेश्चन, और मैं अनइक्विवोकली बड़े सफाई से कह देना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन का कोई डेंजर नहीं है। अगर कोई सोचता है कि डेथ वैक्सीनेशन से हो रही थी तो उसका कोई बेसिस नहीं है। और वैक्सीनेशन से जो साइड इफेक्ट्स हुए हैं वो इतना भी बता दूं कि 16 केसेस इन अ होल मिलियन, 10 लाख में से 16 केसेस की ही इफेक्शन होती। पर कोविड से एटलीस्ट 25% लोग हार्ट डिजीज से मर सकते, 25%, 100 में से 25 डेथ हार्ट की वजह से होती है। कोविड की वजह से एक नई बीमारी पैदा हुई है हार्ट की, जिसपे कि देखा गया है कि 3 गुना हार्ट अटैक्स बढ़े हैं कोविड की वजह से। हार्ट फेलियर हुआ है कोविड की वजह से, हार्ट की रिदम चेंज हुई है कोविड की वजह से, हार्ट में ब्लॉकेजेस आ गई हैं, हार्ट में अटैक्स आ गए। सो कोविड से बचना कोई क्वेश्चन ही नहीं है। वैक्सीन इज सेफ, वैक्सीन को लगाना हमारा कर्तव्य है। कोविड से बचना, हमारे पास वैक्सीन है लकीली। इसी वजह से बाय द वे अगर कोई कहे और समझे इस बात को, तो डेल्टा तक हमारे पास वैक्सीन नहीं जी। इट इज नॉट जस्ट कि ये वायरस लेस विरुलेंट हुआ है,
बट हमारी इम्यूनिटी बढ़ी है, इसीलिए वायरस लेस विरुलेंट हुआ है। हमें सब वैक्सीनेशन मिलनी शुरू हुई नियर अबाउट डेल्टा के बाद से, उसके बाद से हमारे पास प्रिकॉशनरी डोज आई। अब जो हम देखते हैं माइल्ड इन्फेक्शन लेके हम अपने आप को सोलेस दे रहे हैं कि ये तो माइल्ड इन्फेक्शन करता है, बट कोई ये नहीं सोच रहा कि ये माइल्ड इन्फेक्शन इसलिए कि ये वायरस माइल्ड नहीं है, इसलिए कि हमारी इम्यूनिटी वैक्सीनेशन से और परहैप्स हाइब्रिड इम्यूनिटी कुछ इन्फेक्शन से बढ़ी है, इसलिए हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो वैक्सीनेशन लेना हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे कि हम कोविड के स्प्रेड और उसकी सीरियसनेस को बचा सकें। कोविड तो शायद हमें फिर भी हो जाएगा, बट एटलीस्ट सीरियस कोविड नहीं होगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा और हमें एडमिट नहीं होना पड़ेगा। वो एक बहुत बड़ी बात है, और हम अपने वृद्धों को, अपने एल्डरलीज को, अपने ससेप्टेबल पीपल को भी सेफ रख सकें। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब एहतियात तमाम बढ़ते जाएंगे तो जो अस्पतालों पर दबाव आ जाता है, मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। अगर खुद से हम कोविड नियमों का पालन करें तो बहुत सी चीजों से बचा जा सकता है। डॉक्टर शेखर, यहाँ अंत में आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, यहाँ सरकारें अपनी लेवल पे अपने तरीके से जाहिर सी बातें तैयारियां कर रही हैं, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि वो क्या करे इस मौजूदा दौर में? तो क्योंकि 13% का जो उछाल आया है, आने वाले वक्त में वो कम होना चाहिए बजाय कि बढ़ने के। जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें अभी बताया कि हमारा एक अपना कर्तव्य है समाज में कि हम कोविड फैलाने में, कम कराने में, उसको कम करने में एक हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए बाहर जाते वक्त कभी भी अगर मास्क पहन के जाए, अगर हम लोग भीड़ भाड़ ज्यादा ना करें कहीं पर, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, WHO ने भी रिकमेंड किया है कि वयस्क लोगों ने वक्त आ गया है कि उन लोगों ने बूस्टर डोज ले, जैसे कि जो 60-65 के ऊपर के लोग हैं उन्होंने जरूर एक बूस्टर डोज अभी ले। अगर ये हम लोग बहुत अच्छी तरह से इसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो कोविड को कम फैलाने में एक हमारा भी एक हाथ उस वक्त लग सकता है, और मैं समझता हूं हमारा सामाजिक कर्तव्य है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोविड के जिस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं, इसमें ज़रूरी है बेहद एहतियात बरता जाए। कोविड नियमों का जो पहले पालन करते रहे हैं उसी का पालन आगे भी करते रहें, सैनिटाइज करते रहें हाथों को, और साथ ही एक सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचा जाए। बूस्टर डोज अगर नहीं लगवाई है तो वो लगवाई जाए, और अगर कोई सिम्टम्स, चाहे माइल्ड सिम्टम्स भी हो, अगर पता चलते हैं आपको, तो बाकी परिवार के सदस्यों से खुद को, अपने आप को आइसोलेट कर लिया जाए। ये तमाम बातें हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे थे। और अब बात करते हैं अगली खबर की, भगौड़े अमृतपाल की, जो कि अभी तक फरार है। और आज भटिंडा में अकाल तख्त की SGPC और कई सिख संगठनों के साथ बैठक हुई है। अकाल तख्त ने साफ कर दिया है कि वो सरबत खालसा सभा नहीं बुलाएगा। अमृतपाल ने अकाल तख्त से सरबत खालसा सभा बुलाने की अपील की थी। अकाल तख्त प्रमुख हरप्रीत ने यह साफ किया है कि अमृतपाल को अकाल तख्त में सरेंडर करने नहीं दिया जाएगा, और ना ही अकाल तख्त अमृतपाल के सरेंडर के मुद्दे पर पुलिस से बात करेगा। इसके अलावा अकाल तख्त के प्रमुख ने अमृतपाल से पुलिस के सामने सरेंडर करने की अपील भी की है। आपने कहीं अमृतपाल सिंह देखा यहाँ? ये सब फेक जो न्यूज है वो चलाई गई है। एक बेवजह पहले क्रिएट किया गया है, क्योंकि 14 अप्रैल को यहाँ पे बहुत बड़ा इवेंट लाखों की तादाद में संगत जो होती है। कहीं ना कहीं भावना जो है सिखों के मन में जो है ये बात डालने का जतन किया जा रहा है कि यहाँ माहौल ठीक नहीं है, जबकि यहाँ कुछ भी नहीं है, शांति है। साहब, जो अकाल तख्त साहब के ऊपर जो है कि कहा जा रहा है कि वहाँ पे अमृतपाल सरेंडर करेगा, काफी ये सारी फेक न्यूज है जी, सारी फेक न्यूज है, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं। आपको क्या लगता है कि उसको सरेंडर करना चाहिए? जो माहौल इस समय पंजाब में बना हुआ है, देखिए मैंने अपील भी की थी, उसको करना चाहिए। और हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, यहाँ अकाल तख्त की एक अहम बैठक हुई है, उस बैठक में क्या कुछ हुआ है, और क्या अब अमृतपाल का उसके सामने जो है सरेंडर करने के अलावा और कोई अब रास्ता बचता हुआ नजर नहीं आता है? देखिए, ना अमृतपाल सरेंडर नहीं करना चाहता है। यही वजह है कि अब तक वो छुपते हुए आंखों में धूल झोंक रहा है पंजाब पुलिस के, और 2 वीडियोस भी जारी कर चुका है। लेकिन जब अकाल तख्त का ये रवैया आज साफ हो गया कि सरबत खालसा नहीं बुलाया जाएगा, सरबत खालसा बुलाने की अपील की थी अमृतपाल ने अपने वीडियोस में। सरबत खालसा सिखों की सबसे बड़ी धार्मिक
बैठक होती है जब धर्म पर कोई संकट आता है, तो वो अपील की थी कि बैसाखी में इसे अकाल तख्त बुलाए अमृतसर में, और अकाल तख्त के पास ही शक्ति है कि वो सरबत खालसा बुला सकता है। तो अकाल तख्त ने साफ किया है कि ना अमृतपाल को अकाल तख्त के सामने सरेंडर करने दिया जाएगा और ना ही अकाल तख्त अमृतपाल का कोई समर्थन कर रहा है। अकाल तख्त ने यह साफ किया है कि अमृतपाल पुलिस के सामने सरेंडर करे, भागना कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा अकाल तख्त ने साफ किया है कि जो एनएसए के तहत जो लगाया गया है अमृतपाल के 7 साथियों पर, उनसे एनएसए हटाया जाए और उन्हें फेयर ट्रायल का मौका दिया जाए, उनके परिवार वालों से उनको मिलने दिया जाए, उन्हें कानूनी सलाह लेने की इजाजत दी जाए। इसके अलावा अकाल तख्त ने यह भी कहा है कि जो तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स जो पंजाब के संबंधित सोशल मीडिया हैंडल्स थे, कुछ इंडिविजुअल्स के, कुछ न्यूज पोर्टल्स के, कुछ यूट्यूब चैनल्स को जिनको ब्लॉक किया गया है, उनको साफ तौर पर अनब्लॉक किया जाए। जिस तरीके से नेशनल मीडिया में अक्सर कुछ सिख विरोधी बातें की जा रही हैं, उसको लेकर के कुछ कार्रवाई करे पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस। जो रिहाई की बात की थी, जिसमें पंजाब पुलिस ने 410 गिरफ्तारों में से 350 से ज्यादा रिहा किए हैं। अकाल तख्त का कहना है कि जो 350 रिहा किए गए हैं उन्हें बेल पर रिहा किया गया है, उन्हें बेल पर रिहा करने की बजाय उन्हें पूरी तरीके से छोड़ दिया जाए, उन पर से सारे केसेस हटा लिए जाएं। ये सब अकाल तख्त ने कहा है। लेकिन एक और बहुत आज राहत की बात यह है कि अकाल तख्त अमृतपाल के साथ नजर नहीं आ रहा है। साफ तौर पर जो सिखों से संबंधित बातें हैं उसमें अकाल तख्त जो है आवाज उठाएगा, जो गिरफ्तारियां हैं उसको लेकर आवाज उठाएगा, जो एंटी सिख कैंपेन चल रहा है कुछ सोशल मीडिया के जरिए, उसके खिलाफ वो अकाल तख्त बोल रहा है। लेकिन अकाल तख्त ने साफ कर दिया है कि अकाल तख्त पुलिस और अमृतपाल के बीच नेगोशिएट नहीं करेगा, ना ही अकाल तख्त ने बुला करके अमृतपाल को सरेंडर कराएगा। बिल्कुल, अकाल तख्त ने तो अपनी स्थिति साफ कर दी है। लेकिन सौरभ ये बताएं, 19-20 दिन से ज्यादा का वक्त यहाँ पर अब हो चुका है, पुलिस की तरफ से क्या कोशिशें हो रही हैं कि वो खुद से उसको गिरफ्तार करे, पकड़ में आ पाए अमृतपाल? बिल्कुल, देखिए पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी है कि 19 दिन हो गए, वो पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से यूपी, यूपी से उत्तराखंड और फिर वापस पंजाब पहुंच जाता है। लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता, बस फिर बाद में वही उसकी गाड़ियां जब्त होती हैं, कुछ सीसीटीवी फुटेज आते हैं। अब तो पिछले 7 दिन से कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं आया, कोई गाड़ी भी नहीं पकड़ी गई है, क्योंकि आखिरी बार लोकेशन होशियारपुर में मिली थी जहां पर पंजाब पुलिस का ऑपरेशन चला, लेकिन अमृतपाल उनके हाथ से निकल गया। तो अमृतपाल अभी भी छुपता हुआ घूम रहा है और पंजाब पुलिस के हाथ नहीं लगा है। बैसाखी पर बहुत अहम रहने वाला है कि अमृतपाल ने कॉल भी दी है कि लोग अमृतसर पहुंचे, अकाल तख्त पहुंचे। तो देखना होगा किस तरीके का समर्थन मिलता है। और अब बैसाखी के करीब शायद कोई और वीडियो आए अमृतपाल का जिसमें वो क्या करने वाला है, वो अपनी स्थिति साफ करे। तब तक अगर पंजाब पुलिस उसे ना पकड़ पाई तो। जी सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर अभी भी पुलिस के हाथ, पंजाब पुलिस के हाथ खाली हैं और अमृतपाल को वो नहीं पकड़ पाई है। अकाल तख्त ने अपनी स्थिति साफ कर दी है और खुद को, अमृतपाल को पुलिस के सामने सरेंडर कर देना चाहिए, ये बात आज जो अकाल तख्त ने बैठक की है उसमें निकल कर आई है। तो फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देखेंगे मलाड में क्यों चले बीएमसी के बुलडोजर। मुंबई के मलाड के अनधिकृत स्टूडियो पर बीएमसी का हथौड़ा चल रहा है और ये स्टूडियो मलाडगढ़ इलाके में बने हैं। यहां बने 10 से ज्यादा अनधिकृत स्टूडियो अवैध हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया लंबे समय से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि महाविकास अघाड़ी सरकार के संरक्षण में ये सभी स्टूडियो बने हैं। इन शिकायतों के बाद नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी ने सभी को तोड़ने का आदेश दिया, जिसके बाद ये कार्रवाई आज हो रही है। यहां बीजेपी नेता किरीट सोमैया कुदाल और बेलचा लेकर पहुंचे। आज 5 स्टूडियो के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है और बीजेपी नेता किरीट सोमैया से बात की हमारे सहयोगी सुनील सिंह। मुंबई के मालाड मड इलाके में बने अवैध स्टूडियो पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है और ये वजह बने हैं इसके लिए बीजेपी नेता किरीट सोमैया, जिन्होंने लगातार इसके लिए शिकायत की, कोशिश की और आखिरकार वो डिमोलिशन का ऑर्डर लेकर आए और आज बीएमसी उसे तोड़ भी रही है। खुद किरीट सोमैया यहाँ पर आए हैं, अपने हाथ में ये कुदाल और बेलचा भी लेकर यहाँ पर आए थे। सर, बहुत प्रयत्न किया आपने और आखिरकार आप सफल हुए।
इस पर बुलडोजर चलवाने पे जो अवैध निर्माण था? 2 साल से फरवरी 2021 में उद्धव ठाकरे सरकार ने गैर कानूनी पद्धति से परवानगी दी और ये परमिशन देने के बाद में जब यहाँ की जनता ने आवाज उठाया तो आदित्य ठाकरे और असलम शेख दोनों मंत्री स्वयं यहाँ पर आए और उनकी निगरानी में ये स्टूडियो बने। ऐसे 19 स्टूडियो बड़े हैं, कुल मिलाकर 100 स्टूडियो है। न्यायालय ने कहा है जितने भी गैर कानूनी स्टूडियो है उनका डिमोलिशन होगा। सर, इसमें स्पष्ट देख रहा हूँ मैं कि सामने समंदर है, यानी एकदम समंदर से लग के ये जो दीवार है ना, ये समंदर इसको रोका है, यानी ये समंदर में ये समंदर में बनाया है। और मैंने इसके लिए प्रशासन से आग्रह किया, इसके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई भी होगी। किरीट सोमैया का ऐसा दावा है कि ये जो जगह थी ये एक तरह से समंदर थी जिसे पाट कर इस तरह के स्टूडियो बनाए गए और ऐसे ऐसे विशाल स्ट्रक्चर बनाकर करोड़ों की कमाई की गई। कह रहे हैं कि ये 1000 करोड़ का स्कैम है तकरीबन, जिसने ज़मीन का जो मालिक है वो भी शामिल है, जिसने पैसे लगाए वो भी मालिक हैं। और उनका कहना है कि इसमें जो पालक मंत्री थे, स्थानीय जो विधायक हैं और बीएमसी के कमिश्नर जो हैं जिन्होंने परमिशन दी और उसे फिर वो उसे 6-6 महीने बढ़ाते भी गए, तो जो भी लोग हैं सभी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं और सभी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी करनी चाहिए और उसके लिए भी वो प्रयत्न करेंगे, ऐसा किरीट सोमैया का दावा है। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और मुंबई में हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है, कितने स्टूडियो के खिलाफ, अवैध निर्माण के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, और यहाँ पर जो आरोप किरीट सोमैया लगा रहे हैं महाविकास अघाड़ी जो है कि किस तरह से संरक्षण उन्होंने इन स्टूडियो को दिया, उन्हीं के चलते अवैध ये निर्माण चलता रहा, उनके किसी नेता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है इस कार्रवाई पर? जया, आज जो कार्रवाई हो रही है उसमें बालाजी स्टूडियो, जो बालाजी तिरुपति फिल्म स्टूडियो जो है उसमें देखिए जो लगभग 8 एकड़ का प्लॉट जाएंगे और एक बगल में भी एक स्ट्रक्चर है, स्टूडियो बना हुआ है, उसे भी तोड़ा जाएगा। अभी 5 का ऑर्डर जो एनजीटी से पास हुआ है। जो शिकायत की है किरीट सोमैया के मुताबिक कुल 11 ऐसे बड़े फिल्म स्टूडियो के स्ट्रक्चर हैं जिन पर की कार्रवाई आगे कुछ दिनों में होने वाली है। वैसे उस इलाके में सालों से इस तरह के अवैध बंगले बने हुए हैं या स्ट्रक्चर बने हुए हैं जहाँ पर की फिल्म की शूटिंग हुआ करती है, सीरियल की शूटिंग हुआ करती है, तो वो तकरीबन 100 के करीब है। उनके खिलाफ भी कह रहे हैं कि फिलहाल काफी कार्रवाई चालू है, जाँच चल रही है। बहरहाल जहाँ तक उन्होंने जो आरोप लगाया है खास करके इन 5 स्ट्रक्चर के बारे में, ये साल 2021 में बने तब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी और खुद वहाँ के स्थानीय विधायक असलम शेख और जो पालक मंत्री हैं आदित्य ठाकरे और जो पर्यावरण मंत्री भी थे जो थे, उनके संरक्षण बना, क्योंकि पर्यावरण के जो क्लियरेंस था और जो परमिशन दिया गया उसके लिए खुद कहीं आदित्य ठाकरे जिम्मेदार हैं, ऐसा उनका आरोप है। और बीएमसी के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल भी हैं जिन्हें कि 6 महीने के लिए उसको टेम्पररी एक तरह से परमिशन दिया था और उसे 6 महीने के बाद जिसे गिरा दिया जाना चाहिए था उसको बार बार एक्सटेंशन भी दिया गया। तो ये उन्होंने आरोप लगाया है। बहरहाल अभी तक जहां तक असलम शेख जो विधायक हैं कांग्रेस के स्थानीय और आदित्य ठाकरे की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मैंने असलम शेख को फ़ोन भी लगाया था, मैसेज भी रखा है, लेकिन अभी तक कोई उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी है। बीएमसी की तरफ से एक बात आई है उभर कर कि कुछ देर में बीएमसी इस पूरे मामले की डिटेल देगी, जो कार्रवाई हो रही है इस बात का कहा गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऐसे अवैध निर्माण सिर्फ मालाड और मड में ही नहीं है, कई ऐसे जगहों पर है मुंबई पर कि इसी तरह से अवैध स्टूडियो बनाए गए हैं और उसमें या फिर दूसरे अवैध बड़े स्ट्रक्चर बनाए गए हैं जिसमें कि अवैध काम भी कहीं कहीं हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो मुहिम है किरीट सोमैया ने चलाई है वो मालाड पश्चिम में, जहां पर कि कांग्रेस के विधायक असलम शेख हैं और जहां आरोप लगा है कि आदित्य ठाकरे वहां पर साथ में गए थे, उस जगह पर गए थे, तो उस जगह पे आरोप लगा है जिसका कि फिलहाल नाम है बालाजी तिरुपति स्टूडियो नाम दिया गया है। हालांकि इसके स्ट्रक्चर के मालिक कोई और हैं, उन्होंने स्ट्रक्चर बनवाया और बना के किसी और शख्स को दिया है जो फिलहाल उसे चला रहे हैं। इस तरह से स्टेज वाइज उसमें काम हुआ है। तो अभी इसमें जब मैंने पूछा कि इसमें असली मालिक को क्या, उसके खिलाफ भी कब कार्रवाई होगी, तो उनका साफ तौर पर कहना था सारे इसमें नाम आएंगे, बहुत सारे लोगों के लिंक मिलेंगे। तो बहरहाल हमें देखना होगा कि कब और कोई नाम आता है और लोग मिलता है। लेकिन फिलहाल ये कार्रवाई फिलहाल शुरू कर दी गई है, जो कि बहुत दिनों से पेंडिंग थी। मामला 6 महीने तक कोर्ट में भी था। कोशिश की गई थी कि स्टे ले लेने की। जो मालिक हैं स्ट्रक्चर के, उन्होंने ये भी मांग की थी कि
तोड़ने का मौका हमें दे दिया जाए, हम खुद तोड़ देंगे, क्योंकि बहुत स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें नुकसान काफी हो सकता है। जैसे आज भी हमने देखा कि उसमें एसी लगे हुए हैं, बड़ा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, सीमेंट के सीट बने हुए हैं, तो काफी कुछ नुकसान हो सकता है। लेकिन एनजीटी ने कल बिल्कुल मना कर दिया और कहा कि कार्रवाई जो है कि डीएमसी ही करेगी। और आज बैंक हॉलिडे होने के बावजूद वहां पर कार्रवाई की गई, जिसको लेके जो स्ट्रक्चर वाले हैं वो थोड़ा सा नाराज और दुखी थे कि अगर हमें मौका मिलता तो अपना सामान निकाल लेते तो थोड़ा सा नुकसान हमारा और बच जाता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस पूरे अपडेट के लिए आपका। बीते 2 दिनों में कांग्रेस को 2 झटके लगे हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन किरण रेड्डी आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। आज वो पार्टी मुख्यालय पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का हाथ थाम लिया। किरण रेड्डी 4 बार के विधायक रह चुके हैं, स्पीकर और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, कल ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी के बेटे और केरल कांग्रेस के नेता रहे अनिल एंटनी बीजेपी में शामिल हो गए।